हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीट में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। ऊष्मा को महसूस करते हुए अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे। अगले 40 मिनट तक दत्त चित्त होकर हम ध्यान करें, आत्मसात करें। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। कल हमने जो पढ़ा था एक बार हम उसका रिवीजन लेते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे जो परसों हमने देखा था उसी के रिवीजन से। तो उसमें हमने देखा था टीचिंग क्या है, बाइपोलर। बाइपोलर मीन्स द्विध्रुवीय, दो ध्रुव में। और ट्राइपोलर क्या होता है, तीन। तो कितने कंपोनेंट्स हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे सबसे पहले टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, जॉन एडम। नैरो मीनिंग इसका, तो टीचर और स्टूडेंट दो इसमें होते हैं। फिर जब ट्राइपोलर प्रोसेस ये बनता है तो बड़ा ब्रॉड मीनिंग है इसका, इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, करिकुलम होता है। फिर आगे बढ़े अगर, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए अगर आपके नॉन फॉर्मल आ जाए तो उसको बिल्कुल भी आप अदरवाइज नहीं लेना, घबराना नहीं, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। बेसिकली तो फॉर्मल इनफॉर्मल दो ही मानी जाएगी। फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या है, टीचिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फैमिली। जब टीचिंग फैमिली के बाहर हो, तो बच्चा अगर कहीं बाहर सीख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या है, जब बच्चे की लर्निंग घर में ही हो रही है तो वो इनफॉर्मल है, ठीक है। तो टीचिंग कैसा प्रोसेस है, जो लाइफ टाइम चलता है, आजीवन चलता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग के उद्देश्य क्या है, तो देखेंगे टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन प्यूपिल्स। जो शिष्य है उनमें डिजायर्ड, जो हम चेंज लाना चाहते हैं वो लेकर आए। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, जो उसका व्यवहार है उसको सही शेप देना, बच्चा बहुत प्रॉपर मैनर में बात करे, शिष्टता पूर्ण व्यवहार करे गुरुजनों के साथ भी, घर पर भी। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज वो ले रहा है उसको अब वो अप्लाई करे। स्कूल में बार बार सुन के आता है माता पिता का सम्मान करो, और घर पे आके और बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है, सही तरीके से बात नहीं कर रहा, तो एक्विजिशन नहीं है ना। तो ये बताया गया कि जो उसने सीखा उसका वो सही प्रयोग भी करे, व्यवहार में लाए। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट की जो सीखने की क्षमता है उसको और बेहतर करना। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, उसका बिलीफ विश्वास का निर्माण करना, मीन्स उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो अच्छा करना। टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, और वो बच्चा समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो ये हमने सारे हिंदी में प्रॉपरली अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ डे 1 पे, मंडे पे डिस्कस कर लिए थे सिलेबस देखने के बाद। फिर हमने गोल्स देखे थे टीचिंग के, कि टीचिंग का लक्ष्य क्या है। तो टीचिंग करना, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडॉक्ट्रिनेशन, ये बिल्कुल इनको हमने हिंदी में भी अच्छे से अध्ययन किया। फिर हमने लेवल्स देखे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल सबसे नीचे वाला माना जाता है, इसमें केवल रटने पे जोर दिया जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि टेबल लर्न करवाते हैं बच्चों को, तो वो केवल अभी रटवाया गया है। फिर आगे जाके बच्चा समझेगा कि अब मुझे इसको अंडरस्टैंड, उसको जब वो करेगा तो प्रैक्टिकली यूज करना सीखेगा कि 2 और 2 4 होते हैं, उसको प्लस करो तो भी 4 होंगे, मल्टीप्लाई करो 2 and 2 तो क्या आएगा। तो वो अब वो अप्लाई कर रहा है, लॉजिकली वो समझ रहा है। और चिंतन का स्तर, ये तो फिर जिस तरह से स्टूडेंट क्या करता है, रीजनिंग भी करता है, एनालिसिस भी, क्रिएटिविटी भी, कोई रिसर्च भी कर लेता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। फिर हमने इन्हीं को ही और पढ़ा था, और देखिए इसमें हमने हर्बर्ट जो है वो मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट है, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और रिफ्लेक्टिव लेवल का हंट है। अब इसका एक चार्ट आप देखेंगे जिसमें आपको पूरा अच्छे से एनालिसिस मिलेगा कि मेन जो प्रोपोनेंट है वो कौन है, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, ये सब देखे हमने। फिर लेवल है, सबसे पहला है लोएस्ट है, ये मीडियम लेवल है, ये सबसे हाईएस्ट है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ केवल रॉट मेमोराइजेशन, रटना, किसी चीज को एकदम से रट लेना, लर्न बाय हार्ट कर लेना, विषय को अब समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गए, और यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग पे आ गए। अब है इसकी प्रकृति क्या है शिक्षण की, टीचिंग का जो नेचर है,
तो यहाँ रॉट लर्निंग है, यहाँ समझ के सीखा और यहाँ पहले सोचा और फिर उसको विश्लेषण एनालाइज किया प्रॉपरली। अब उसका बेसिस क्या है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो यहाँ जैसे ही कोई स्टिमुलस हुआ उसका रिस्पॉन्स आया। अब कल आपने वो उसकी थ्योरी देखी थी ना, किसकी देखी थी, वाइगॉट्स्की की, कि डॉग को जैसे ही बेल बजाई गई और फूड दिया गया तो उसका सलाइवा आने लगा। तो उसको क्या आदत पड़ गई, स्टिमुलस की आदत पड़ गई ना। जैसे स्कूल में बेल बजती है, बच्चे को पता है प्रेयर ग्राउंड जाना है, असेंबली ग्राउंड जाना है, प्रेयर करनी है। तो इस तरह से वो चीज़ों को सीख लेना। फिर एक्सप्लेनेशन टू इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग में किसी चीज की व्याख्या हुई और फिर वो व्यवहार में लेके आए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग, ये हाईएस्ट लेवल पे होता है कि अब स्टूडेंट ये समझ सकता है कि मैंने आज तक जो शिक्षा ली उससे मैं किस तरह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। 20-22 साल तक जब पढ़ाई अच्छी तरह हो जाती है तब ये पता लगता है कि अब मुझे अर्निंग कैसे करनी है, अब मैं प्रॉब्लम्स को जो प्रैक्टिकली सामने आ रही है कैसे उनको सॉल्व करूं। अब रोल क्या रहेगा क्लास में, तो जब भी ये फर्स्ट लेवल होता है ना, तो टीचर इसमें एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। छोटे बच्चे पैसिव होते हैं, टीचर जो लर्न करवा दे, राइम अगर वो गलत भी लर्न करवा दे तो बच्चा तो वो कर लेगा क्योंकि उसमें अभी रीजनिंग नहीं आई। छोटा बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम आपने ये राइम गलत बोली है, इसकी तो ये वाली लाइन आनी चाहिए। तो यहाँ टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। यहाँ पे दोनों एक्टिव है। सेकंड लेवल में जो मीडियम लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, उसमें दोनों एक्टिव है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट प्राइमरीली एक्टिव है। बहुत अच्छी तरह से वो समझ रहा है कि टीचर का काम केवल पढ़ाना है, पढ़ना मुझे ही है और ये मेरे करियर के लिए अच्छा है कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये आपने एक बिल्कुल इसको एक कंपैरेटिव स्टडी की तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर पद्धति की बात करें तो यहाँ पे जब रटवाया जाता है मेमोरी लेवल पे तो केवल लेक्चर देता है टीचर, रिपीटिशन करवाता है एक ही राइम को बार बार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो बच्चों को सारी राइम्स लर्न हो जाती है। यहाँ जो लेवल है इसमें एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन और एग्जाम्पल की बात आती है। और जो हाईएस्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, वहाँ डिस्कशन भी होता है। स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट, ग्रुप में डिस्कशन होता है, टीचर से डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, खुद से सीखते हैं नई नई चीज़ें। फिर यहाँ जब सोच के स्तर की बात करें तो सबसे कम सोच वाला ये कहलाता है मेमोरी लेवल। और फिर जो सेकंड वाला है वो कहलाता है सोच का विकास हो रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा थॉटफुल लेवल है और अंडरस्टैंडिंग तो मोस्ट थॉटफुल है। फिर है एग्जामिनेशन प्रोसेस। अब छोटे बच्चों की तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि उन्होंने अब तक क्या सीखा उसी में से एमसीक्यूज बना दिए, फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए। आप देखो बहुत इजी पैटर्न रहता है। फिर थोड़ा उनकी अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ती है तो बेटर क्वेश्चंस आते हैं। और बड़े लेवल पे तो ऐसे टाइप बड़े बड़े क्वेश्चंस, आपने पीजी किया है, एमए किया है तो देखा ना कितने अच्छे खासे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें। फिर रिलेशन क्या होता है इनका, तो मेमोरी लेवल जो है ना वो मेनली केवल मेमोरी पे है। यहाँ दोनों लेवल की बात हो रही है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है ना तो मेमोरी भी वहाँ मैटर कर रही है। और रिफ्लेक्टिव में तीनों यूज हो रहे हैं। रिफ्लेक्टिव में मेमोरी का भी काम है और यहाँ पे इसका अंडरस्टैंडिंग का भी काम है। तो ये आपने इनका तीनों का कंपैरिजन किया, एक तुलना की। अब टीचिंग के रिक्वायरमेंट क्या है भाई, क्या ज़रूरत है, टीचिंग क्यों की जाए, कौन कौन चाहिए, इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो भाई जब भी अगर पढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, टीचर तो होना ही चाहिए ना। टीचर के बिना क्या टीचिंग। तो शिक्षण क्या है, केवल पढ़ाना नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें 3 घटक यानी पार्ट्स, कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो वो 3 कंपोनेंट्स या वेरिएबल्स कौन है, टीचर है, स्टूडेंट है और टीचिंग किस विधि से पढ़ाया जा रहा है वो। तो पहले की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई भी बंदिश नहीं है। तो जो शिक्षक होता है ना वो बिल्कुल स्वतंत्र है क्योंकि शिक्षक ही पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। अब आपकी एक क्लास में लेसन प्लानिंग मैंने की कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी तरह से समझा के पीवाईक्यू के तरीके बता देने हैं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो लेसन प्लानिंग भी टीचर करता है। फिर वो ऑर्गेनाइज करता है क्लास को, किस तरह से क्लास को मुझे 40 मिनट्स परफेक्टली लेना है, बिल्कुल एक्टिव मोड में लेना है कि ये नहीं स्टूडेंट सो जाए और मैं बोलती रहूं। लीडिंग, बिल्कुल वो नेतृत्व करता है, फीडबैक लेता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लैंग्वेज का इशू तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है। फिर कंट्रोलिंग भी करता है। अब अगर ऑफलाइन क्लास है और बच्चे पढ़ रहे हैं
तो आपस में बच्चे कई बार झगड़ भी लेते हैं, तो टीचर पूरी तरह से क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए कंट्रोलिंग भी करता है। अब जो है कि विद्यार्थी जो सीख रहे हैं, ये सारा प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा? टीचर पे करेगा। अब टीचर की पर्सनैलिटी जितनी अच्छी होगी, अब पर्सनैलिटी से यहाँ मतलब बाहरी दिखावे से नहीं है कि उसका ड्रेसअप कैसा है, हर चीज़, उसके व्यक्तित्व की हर बात, कि वो कितनी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की, उसका बोलने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है। कभी कभी बहुत नॉलेज है लेकिन टीचर अगर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो बच्चे कंसेप्ट समझ ही नहीं पाते हैं। तो टीचर को बिल्कुल इस तरह से पर्सनैलिटी को रखना चाहिए कि बोलने का तरीका भी अच्छा हो, कंसेप्ट पे कमांड हो, वो अच्छी तरह से समझा पाए स्टूडेंट्स को। तो सभी कुछ यहाँ टीचर डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए पहली बात अगर करें कि टीचिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, तो भाई टीचर होना चाहिए। फिर आगे बात की कि अब क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं है तो टीचर पढ़ाएंगे किसे? तो स्टूडेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत जरूरी है विद्यार्थी होना। तो उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी में परिवर्तन लाएं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो बिल्कुल रॉ, उसको कोई एटिकेट्स नहीं पता है, और धीरे धीरे टीचर्स इतना अच्छे से ट्रेन कर देते हैं कि उन्हें बहुत कुछ आ जाता है। तो उसमें चेंज लाना, ये उद्देश्य है ना शिक्षण का। अब देखेंगे ज्ञान, व्यवहार, दृष्टिकोण और कौशल में जो विकास है वो शिक्षक के प्रयास से ही होता है। डे बाय डे टीचर रोजाना कुछ ना कुछ नया ज्ञान देते हैं, व्यवहारिक चीजें सिखाते हैं। छोटे बच्चों को तो इवन खाने के तौर तरीके भी सिखाने होते हैं ना प्ले स्कूल में। बच्चों को खाना ही नहीं आता है प्रॉपरली, वो जंक फूड ले आते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं हेल्दी फूड लाओ। अब बच्चा कह रहा है नहीं मुझसे ये नहीं चपाती या पराठा मुझसे तोड़ा नहीं जा रहा है, तो टीचर वो भी हेल्प करते हैं, वहाँ पे हेल्पिंग स्टाफ होता है। तो ये सब व्यवहार भी सिखाते हैं, दृष्टिकोण सिखाते हैं, किस तरह से बच्चे का एक पॉजिटिव व्यू हो हर चीज़ को देखने का, उसका कौशल बढ़े, हर काम में उसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो शिक्षक ये प्रयास करता रहता है। तो विद्यार्थी का विकास शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम है। तो विद्यार्थी होगा तो उसको पढ़ाएंगे, फिर उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये शिक्षण प्रक्रिया का ही परिणाम होता है ना, कि एक बिल्कुल ना समझ बच्चा एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट समझदार बच्चा बन के निकलता है। अब बात करें तीसरा वेरिएबल कौन सा है, तो वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जिसमें शिक्षण की विधियां, तरीके और तकनीक आ रही है। तो अब देखेंगे कि माध्यम क्या है। अब आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप है, आपके पास वाईफाई है, या फिर आपका कोई डेटा है जिसको आपने प्रॉपरली परचेज किया कि आप 40 मिनट्स की क्लास बिना किसी बाधा के कर सकें। फिर ये पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? आप बुक्स खरीदते हैं, हम कुछ सजेस्ट करते हैं, आप उनके माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये सारी जो भी शिक्षण की विधियाँ, पद्धतियाँ, टेक्निक्स हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि हम बेस्ट टेक्निक यूज़ करें। अब डे 1 पे इंग्लिश क्लास, इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन किया गया, आपने कहा नहीं हमें हिंदी चाहिए, तो हम फिर बाइलिंगुअल लेके आए, या ये एक तरह से पीपीटी को काफ़ी हद तक हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, क्योंकि विधि तो सही होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को तो समझ में आए। तो इसलिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सही विधि होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास है तो पीपीटीज होगी, ऑफलाइन है तो बुक्स होगी, पेन पेपर होंगे। उपयुक्त तकनीक का उपयोग, कि हम ऐसी टेक्निक यूज करें कि स्टूडेंट्स को हम प्रॉपर तरीके से सारी कंसेप्ट क्लियर करवा सकें। फिर रणनीतिक कक्षा प्रबंधन, क्लास का जो मैनेजमेंट है वो परफेक्ट करना, पहले कौन सी यूनिट पढ़ाई जाएगी, कितना कितना समय किस यूनिट पे देना है, पीवाईक्यू कैसे करवाने हैं। तो शिक्षा का वातावरण, अब ये नहीं मेरे यहाँ बैकग्राउंड में कुछ बहुत शोर हो रहा है और कोई वातावरण ही नहीं है, स्टूडेंट्स को नींद आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक परफेक्ट वातावरण होना चाहिए, क्लास का एक एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि अच्छी तरह से सब समझ सके। अब देखेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, के लर्नर है उसमें क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पर्सनल, एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव। हिंदी में एक बार देख लेंगे। लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी शिक्षार्थी की क्या विशेषता है, यानी स्टूडेंट में क्या विशेषता होनी चाहिए। टीचर तो सब कर लाए, अच्छी पीपीटी भी बना लाए, क्लासरूम में प्रेजेंट भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बार बार समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चे में कम से कम कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विशेषता तो हो, कि वो अच्छी तरह से ध्यान दे रहा हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि ध्यान इधर उधर भटक रहा है, बॉडीली तो वहां बैठा है शरीर से, मन कहीं भटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लर्नर में क्या होना चाहिए, शिक्षार्थी में क्या होना चाहिए, कि उसका पूरा अटेंशन होना चाहिए,
फिर उसकी मेमोरी होनी चाहिए, ये नहीं 40 मिनट्स बैठे बैठे कुछ सुन लिया, बाद में पूछा भाई क्या पढ़ा था, तो कुछ बता ही नहीं पाए क्या पढ़ा था। भैया आप इतनी मेमोरी तो रखिए, क्या आज आपने क्या पढ़ा वो आप फीडबैक दे सके, वो कंसेप्ट बता सके कि हमने ये पढ़ा। फिर मेंटल प्रोसेस के मानसिक रूप से तैयार हो उसको कि अब हम रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इस टॉपिक को हम आज ही प्रॉपरली तैयार कर लेंगे। उसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, मतलब विद्यार्थी कैसे क्या समझ रहा है, चीज़ों को सोच रहा है, फिर उसको याद रख रहा है। श्रवण भी होना चाहिए, यानी ध्यान से सुने, मनन करे, मतलब उस पर पूरा कंटम्पलेट करे, पूरा मनन करे। आप लोग यहाँ जितनी देर पढ़ते हो ना, अगर आंखें बंद करके 10 मिनट भी उसका मनन कर लें तो फिर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग को 10 बार नहीं सुनना पड़ेगा, 2 बार 1 बार देखा, आपने मनन कर लिया आज क्या पढ़ा था, मन में उसका रिवीजन ले लो, फिर उसको व्यवहार में ले आओ। फिर शिक्षार्थी की दूसरी विशेषता क्या है, व्यक्तिगत, भाई उसकी एज, उसका जेंडर क्या है, मेच्योरिटी का लेवल क्या है, भाषा से संबंधित समस्या तो नहीं आ रही है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड, अब कोई बहुत पिछड़े हुए गांव से बच्चा आया है और उसको ये सब कुछ अभी वो फेमिलियर नहीं है, कि नहीं चला पा रहे हम लोग, ऑनलाइन क्लास के टूल्स हमें पता ही नहीं है, हमें ओपन करना नहीं आ रहा क्लास, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो कई बार कई बच्चे इन चीज़ों में बहुत आगे होते हैं, कई बच्चे नहीं होते हैं, कुछ ओवर एज हो जाते हैं तब पढ़ाई करते हैं, भी 50-60 साल की एज में भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। तो ये सारी शिक्षार्थी की विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना हम। अब नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक और भावनात्मक, सोशल और इमोशनल फीलिंग। सेल्फ इमेज कैसी है, यानी वो अपने आप को किस रूप में देख रहा है, उसका आत्मविश्वास कैसा है, अपने आप पे विश्वास कैसा है, मतलब पढ़े भी जा रहे हैं, एग्जाम भी देना है, लेकिन खुद पे विश्वास ही नहीं, क्या पता हम तो दे आएंगे, होगा या नहीं। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि मुझे करना है और मैं इसको क्लियर करके क्वालिफाई करके दिखाऊंगी। फीलिंग्स, सोशियलिबिलिटी क्या है उसकी, क्लास में किस तरह से उसका व्यवहार है, भावनात्मक स्थिति क्या है, सपोज कोई स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, फिर वो पढ़ने में वैसा फोकस नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ शिक्षार्थी की विशेषता इसलिए मैटर करती है कि क्योंकि एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, कोई मेट्रो सिटी से है, कोई एक छोटे शहर से है, कोई टाउन से, और कोई बिल्कुल गांव से है, कोई गांव से भी छोटी जो एक जगह है वहां से आया है, तो बहुत फर्क होगा। अब टीचर को तो सबको साथ लेके चलना है, टीचर के लिए सब स्टूडेंट्स बराबर हैं, सबको एक ही माहौल देना है, अच्छी तरह से पढ़ाना है, सबकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैटर करती है टीचिंग में। टीचिंग में ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कल को जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपकी क्लास में अगर ये चैलेंजेस आएंगे तो आप कैसे ओवरकम करेंगे उनको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मैटर कर रही है। अब एकेडमिक यानी शैक्षणिक विशेषताएं, अब कोई स्टूडेंट्स आया, उसको पहले से प्रियोर नॉलेज अच्छी है उसकी, कि हाँ उसको उसने ये पॉइंट्स पढ़े हुए हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा है, बाकी दूसरा उसने वो कभी पढ़ा ही नहीं, अब वो जान ही नहीं पा रहा क्या ये सब्जेक्ट का मैटर क्या है। फिर एजुकेशन का टाइप कैसा है, एजुकेशन का लेवल कैसा है, तो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती है टीचिंग में। तो टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो हमने 3 वेरिएबल जो देखे वो इस तरह से थे, और आप इनको एक बार वापस से इसमें देखेंगे। एक कॉग्निटिव लेवल के स्टूडेंट की अटेंशन कैसी है, उसकी बुद्धि याद रखने की शक्ति कैसी है, मेंटल प्रोसेस कैसा है, इंटेलेक्चुअल स्किल कैसी है, वो जिस सोसाइटी से आया है उसका वातावरण कैसा है, उसकी इमोशंस कैसी है। कोई बहुत शर्मीला बच्चा होता है ना, बोल ही नहीं पाता, प्रश्न पूछता ही नहीं है, बार बार कहो बोलो कुछ नहीं आ रहा है, बता ही नहीं पाता है। कई होते हैं बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं, अब क्लास में वो 2-4 बोलते हैं तो बाकी लोग वैसे ही मौन हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें टीचर को बैलेंस करनी होती है। ये लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं सीखने वाले की। अब पर्सनल लेवल पे बात करें तो उसकी एज, जेंडर, स्त्री है या पुरुष है, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, भाषा कौन सी वो बोलता है, सपोज उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, अपनी ही लोकल लैंग्वेज आती है, या साउथ का है, साउथ में हिंदी नहीं चलती, इंग्लिश चलती है, या उधर की ही भाषा चलती है, वो चीज़ें भी मैटर करेगी। एकेडमिक में उसको पहले से कितनी नॉलेज है, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है। अब जैसे अभी ले लीजिए नेट JRF में कई आते हैं जिन्होंने अभी अभी MA का फॉर्म भरा और उन्होंने भी ज्वाइन किया, कई अपना MA कंप्लीट करके आए हैं, किसी ने प्रीवियस किया हुआ है, तो कितने अलग अलग बैकग्राउंड्स हो गए ना। अब एडोलेसेंट लर्नर
देखिए कल आपने एक जिन पियाजे का देखा था, उसमें 4 स्टेजेस थी ना, तो उसमें 11 साल से ऊपर तक की भी बात हुई थी। अब एडोलेसेंट का मतलब आप जो टीन एज वाले उससे बड़े एज के हो गए ना, उसको मान के चलेंगे। इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार कह रही हूँ। ये आपका जो पेपर सेकंड है योगा वाला, जो योगा के स्टूडेंट्स हैं उनका यूनिट 6 कनेक्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आप पीवाईक्यू करेंगे ना तो पता लगेगा कि वहां से ज्यादा यहाँ से उठाए हुए क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। अब देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं इन लर्नर्स की। तो एक सबसे पहले फिजिकल से शुरू करें। भाई हम किसी को भी देखते हैं तो सबसे पहले उसकी बाहरी बॉडी हमें दिखती है ना, शरीर दिखता है। हम किसी के अंदर झांक के उसके विचार, उसके मन, उसको तो नहीं देख सकते हैं, तो हमें बाहरी शरीर ही दिखता है पहले। तो फिजिकल लेवल पे देखा, फिर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे आए, बौद्धिक स्तर पे आए, फिर सोसाइटी, किस समाज में वो रहता है, कैसे उसके सोशल रिलेशंस हैं, फिर मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता कितनी है उसमें, नैतिक स्तर कितना अच्छा है, फिर इमोशनल, भावनाओं की बात करेंगे। तो अब इसको आप देखिए हिंदी में। तो जो किशोर शिक्षार्थी हैं, यानी आप मान लीजिए 12 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, उनकी क्या विशेषता है, वो जो अगर सीखने आ रहे हैं तो शारीरिक विकास। अब देखिए ये एज ऐसी होती है, तेजी से शरीर में परिवर्तन होता है। वो कुछ युवावस्था की तरफ जाते हैं, हार्मोन्स बनने लगते हैं बॉडी में उस तरह के। अभी तक बच्चे साथ में खेलते हैं, उन्हें फीलिंग नहीं होती ये बॉय है ये गर्ल है, लेकिन 12 साल के बाद ये फीलिंग भी होने लगती है, क्योंकि बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, वो नजर भी आते हैं। फिर उनका बौद्धिक विकास भी उस दिशा में होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, खुद सोचने की क्षमता। फिर उनके मूड स्विंग भी होते हैं, बहुत तेजी से इस एज में मूड बदलते हैं। बच्चे को गुस्सा भी आने लगता है, कभी कभी वो भावनात्मक रूप से बहुत सेंसिटिव हो जाता है, कभी पेरेंट्स से बहुत जुड़ाव फील करता है, कभी घर पे रहेगा तो दोस्तों को बहुत मिस करेगा। बचपन में इतना नहीं होता है, बचपन में मोस्टली मदर से अटैच्ड होगा बच्चा या मेंबर्स ऑफ फैमिली से होगा, बट 11-12 साल के बाद दोस्तों की तरफ झुकाव बढ़ जाता है बच्चों का। फिर समाज की बात करें, ये वाली बात आ गई कि अब मित्र वो बनाने लगता है, मित्रों से उसका जुड़ाव बढ़ता है। फ्रेंड्स के घर जाना है, पेरेंट्स मना कर दे तो गुस्सा आता है बच्चे को, तो उसमें सोशल स्किल्स आने लगते हैं। अब उसे लगता नहीं मेरा अपना सर्कल चाहिए मुझे, मैं पेरेंट्स के साथ ही क्यों टाइम स्पेंड करूं। फिर उसको नैतिक विकास, सही गलत की समझ भी आने लगती है, कुछ मोरल वैल्यूज पता लगती है। तो इस तरह से ओवरऑल विकास होता है। देखिए जब शरीर के लेवल पे बात कर ली, बुद्धि के लेवल पे, फीलिंग्स की बात हो गई, सोशल रिलेशंस हो गए, मोरालिटी की बात हो गई, तो फिर ओवरऑल सारी बातें आ गई है। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी है, फिर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटर एबिलिटी, रेशियल डिफरेंसेस, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, इमोशंस एंड अचीवमेंट, ये सबके अलग अलग होते हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, किसी के घर में कैसा माहौल है, कोई दिखने में कैसा है, सब अलग अलग है। देखिए हाइट अलग है, वेट अलग है, सबका अपीयरेंस, लुकिंग अलग है। किसी बच्ची के बाल बहुत लंबे हैं, किसी के बॉयज की तरह कटे हुए हैं। बॉयज में भी ऐसा होता है, कुछ की हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, 8th क्लास में ही वो ऐसे लगते हैं जैसे 12th में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे थोड़े छोटे रह जाते हैं बिगनिंग में। फिर उनकी बुद्धि और व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस लेवल अलग है, पर्सनैलिटी अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है। आप हॉबी पूछिए, किसी की भी एक सी नहीं होगी। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, कोई सिंगिंग बताएगा, कोई ड्राइंग बताएगा, पेंटिंग बताएगा, रीडिंग बताएगा, सबकी अलग अलग। फिर मोटर एबिलिटी यानी फिजिकल स्किल्स और कार्य करने की क्षमता। किसी बच्चे का फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होगी, स्पोर्ट्स पीरियड में 2 पीरियड खिला दो, उसके बाद भी उसे बोलो और खेलोगे, बिल्कुल खेल लेंगे। कोई 10 मिनट खेल के भी कहता है मुझे ब्रेक चाहिए, मैं थक गया। तो फिजिकल स्किल्स भी सबकी अलग अलग होती है ना, ये क्षमता भी। जेंडर के आधार पे भी अंतर होता है, बॉय और गर्ल में भी काफ़ी उनके नेचर में, उनकी जो सोचने का तरीका है, कुछ अंतर होता है। देखिए आर्थिक स्थिति, कोई बहुत रिच फैमिली से आता है, कोई बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से आता है, कोई बिल्कुल बिलो पुअर बीपीएल से भी आते हैं बच्चे, तो अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है उनकी। इमोशंस भी अलग अलग होते हैं, कोई बहुत इमोशनल है, किसी को दुख में देख ही नहीं सकता, किसी में थोड़ी सी क्रूरता होती है, किसी को चिढ़ाने में उसे मजा आएगा, कोई रो रहा है तो भी उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भावनात्मक लेवल भी सबका अलग अलग होता है। अब अचीवमेंट की बात करें तो कोई फर्स्ट रैंक सिक्योर कर रहा है, कोई पास ही नहीं हो पा रहा। अचीवमेंट और लर्निंग का लेवल भी अलग अलग है।
लेकिन हो सकता है कोई बच्चा बुक्स अच्छी पढ़ने में अच्छा नहीं हो, लेकिन स्पोर्ट्स में उसके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं, वो नेशनल तक खेलने चला गया कोई स्पोर्ट। तो ये भी अलग अलग है ना। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी बात की गई है सब बच्चों की। तो आप इसके माध्यम से अच्छी तरह से आई होप समझ गए होंगे इसे। अब हम और आप रिकॉर्डिंग देख के समझ लेना, नहीं आया आप पर्सनली मुझे मैसेज कर देना। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड हैं टीचिंग से। तो टीचिंग के बारे में ही हमारी सारी ओवरऑल स्टडी हो रही है अभी। तो अब देखेंगे टीचिंग को प्रभावित टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर। ये अभी अभी हम देख के आए ना, टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज कैसी हो, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब आप देखिए सबसे पहले शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या प्रभावित करता है। अगर टीचर की बात करें तो सबसे पहले उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। कल को आप लोग बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप अपना एक प्रॉपरली एक सब्जेक्ट चूज करेंगे ना कि यहाँ मेरी पूरी कमांड है, इसको अगर मुझे पढ़ाने के लिए कह दिया जाए इस टॉपिक को, तो कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए आप, मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। तो आपको अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। आधी अधूरी जो टीचर है उसको सब्जेक्ट की बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए। गहरी नॉलेज मतलब अपने सब्जेक्ट की पूरी अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज ना हो। विद्यार्थियों की समझ और उनकी आवश्यकता का ज्ञान। अब ये नहीं कि टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, स्टूडेंट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ये पता तो होना चाहिए कि कितना समझ पा रहे हैं। वापस उनसे फीडबैक ले, उनका एक टेस्ट ले, उनसे कुछ पूछे तो उनको क्या आवश्यकता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। कहीं बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो हमको थोड़ी सी स्पीड कम करनी है, या हम बहुत धीरे चल रहे हैं, सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, तो हम जाने तो सही कि विद्यार्थी कितना समझ पा रहे हैं। प्रभावी शिक्षण कौशल, जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा बोरिंग ना हो कि सुनने वाले एक नींद निकाल के उठ जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए। मिलनसार और सहयोगी व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं हमेशा डांट डपट से बच्चों को ट्रीट करे तो बच्चे बहुत दूर भागेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे प्रॉपरली, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अंदर से, ऊपर से भले ही करे। तो टीचर को हमेशा मिलनसार होना चाहिए और हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। व्यक्तित्व कैसा हो, संतुलित, बैलेंस्ड। ये नहीं कि बहुत लिबरल हो के बच्चे क्लास में शोर में मचा रहे हैं तो टीचर ना डांटे, और ना इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, ओवर डिसिप्लिन रखे कि बच्चे बोलने से भी डरे, घबराए कि हम कैसे बोले इनसे। तो इतना बैलेंस्ड होना चाहिए हर चीज़ में कि सब जगह संतुलन दिखे, अति कहीं ना दिखे। फिर मानसिक स्थिरता यानी मेंटल बैलेंस होना चाहिए, कहीं पे भी अतिवाद नहीं होना चाहिए किसी तरह का, मानसिक रूप से स्थिर हो, अनुशासन पूरा रखे क्लास में, बच्चे अनावश्यक ना बोले, और ये भी नहीं कि डर के मारे बिल्कुल ना बोले। तो शिक्षक का व्यक्तित्व ही कक्षा का वातावरण तय करता है। स्टूडेंट्स कितना ध्यान से सुनेंगे, कितना समझेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ये टीचर पे कई गुना, कई हद तक डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब बात करेंगे कि लर्नर्स कैसे होने चाहिए। टीचर में तो ये गुण होने चाहिए, मान लिया हमने, विद्यार्थी में भी तो कुछ होना चाहिए, उसमें मेच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता। ये नहीं बिल्कुल चाइल्डिश बातें करे। आयु, ये नहीं 6 क्लास की एज है, 10th में लाके बिठा दिया पेरेंट्स ने कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, 10th करके दिखाएगा, ऐसा नहीं। सही एज में सही पढ़ाई करनी है। प्रेरणा, बच्चे को इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए, उसके भीतर प्रेरणा होनी चाहिए पढ़ने की। पूर्व ज्ञान, जो उसको पहले आता हो उस ज्ञान का भी वो प्रयोग करे। बुद्धि का स्तर यानी मेंटल लेवल उसका अच्छा होना चाहिए। मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य। ये नहीं कि वो कुछ भी वो मानसिक उसमें ऐसी बातें हो कि इस बच्चे के मुझसे ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए, ईर्ष्या भावना। कई बार मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, नोटबुक उसकी चोरी करके, जो क्लास में टॉप करता है उस बच्चे की नोटबुक चोरी करके पेजेस फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि उनमें ईर्ष्या होती है कि ये कैसे आगे बढ़ जाए, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, उसकी झूठी शिकायतें करेंगे। तो ये ईर्ष्या हुई, कोई क्रोध हुआ, ऐसी जितने भी विकार है, मानसिक विकार,
वो शिक्षार्थी को आगे नहीं बढ़ने देते। तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति उसका व्यवहार अच्छा हो। कोई उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो उसको भी सही से समझे, ट्रीट करे, उससे हेल्दी कंपटीशन रखे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा सब रखते हैं, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि उसको नुकसान पहुंचा के मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ऐसी चीजें किसी भी शिक्षार्थी में, लर्नर में, विद्यार्थी में नहीं होनी चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो। ऐसी कोई भावना उसमें, नेगेटिव थिंकिंग, फीलिंग नहीं होनी चाहिए। उसका ध्यान लगा होना चाहिए, पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति। आकांक्षा का स्तर, यानी आकांक्षा यानी उसमें कोई इच्छा तो हो। आज आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आप में इच्छा है ना कि हमें नेट जेआरएफ क्रैक करना है, हर हाल में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप में वो आकांक्षा है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि हर विद्यार्थी अलग है। देखिए, हर विद्यार्थी अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, एज, दिखने में, उसकी लुकिंग में, उसकी आदतों में, हर चीज अलग है। लेकिन जहाँ शिक्षण की बात आती है वहाँ उसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, उसका उद्देश्य यही रहना चाहिए कि मैं अच्छी तरह से अपने अध्ययन को करूं। फिर अगला कारक क्या है? सब्जेक्ट मैटर। कोई विषय है, उसमें कठिनाई आ रही है, विषय की लंबाई, विषय में क्या उपयोगिता है, पहले जो पढ़ा उससे क्या सिमिलर है। अब जैसे आप लोगों को लग रहा होगा, योगा वाले स्टूडेंट्स या आप जो इकोनॉमिक्स के हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अपना पेपर, तो लगता है कि हाँ इसमें तो हमें आ रहा है क्योंकि आपने उसमें एमए किया है, तो काफ़ी चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए हो ना, पूर्व ज्ञान की समानता है उसमें। लेकिन इस पेपर में अभी आपने जब फर्स्ट पेपर पहली बार ज्वाइन किया तो आपको कई चीज़ें ऐसी लग रही होगी कि ये थिंकर्स, इनका तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, ये मेथड्स कभी सुना ही नहीं। तो काफ़ी आपको है ना लग रहा होगा कि यहाँ समानता नहीं है। तो विषय में थोड़ी कठिनाई भी आ सकती है, विषय की लंबाई। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट मैटर से फेमिलियर हो गए तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। फिर शिक्षण की सुविधाओं की बात करें तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, पूर्ण बनाम आंशिक अधिगम। अधिगम होता है लर्निंग, लर्निंग सीखना। शिक्षण और अधिगम दो चीजें होती है। देखिए, शिक्षण तो पर्टिकुलर है, जैसे आप अभी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और अधिगम क्या है? लर्निंग, वो हर जगह चलती है। जैसे आप में से जो मैरिड है, अब किचन में हम काम कर रहे हैं और हमने कोई नई रेसिपी ट्राई की, तो वो भी तो अधिगम ही है, लर्निंग ही तो है। जरूरी थोड़ी है बुक से ही सारी पढ़ाई हो। तो अधिगम पूरी जीवन चलता है, हर जगह कहीं भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। हम इवन छोटे बच्चे से भी कोई चीज सीख सकते हैं। और लर्निंग एक पर्टिकुलर, कि आपने ये 6 महीने के लिए क्लासेस ली है तो वो आपकी लर्निंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये शिक्षण की सुविधाओं की बात है। पुनरावृत्ति यानी बार बार उसको रिपीट करना, रिवाइज करना, करके सीखना, जो कल आपने पढ़ा था कि लर्निंग बाय डूइंग। बार बार वो कैट कर रही थी कि लीवर को खींचूंगी तो मेरा फूड आएगा, ये खुल जाएगा, तो वो करके सीखा ना उसने। कुछ गलतियां भी हुई, ट्रायल एंड एरर, इस तरह से। फिर उपयुक्त विधि का चयन, बिल्कुल पढ़ाने की जो सही विधि है वो मेथड सही से चुनना। अभ्यास का वितरण। अब अभ्यास का वितरण, अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस, किसी भी चीज की जो प्रैक्टिस है। ये देखिए, अभी जो हमने पढ़ा ना, ये पढ़ के आए हम। सबसे पहले हमने टीचर के बारे में पढ़ा, तो ये टीचिंग को सबसे पहले एक टीचर में सारे अच्छे गुण होने चाहिए पढ़ाने के। सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। फिर लर्नर में क्या होना चाहिए कि उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग हो, इंटेलिजेंस हो, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, ध्यान से वो पढ़ाई करे। फिर सब्जेक्ट मैटर में क्या बात होनी चाहिए कि वो जो टास्क है उसकी डिफिकल्टी, लेंथ, के पढ़ाई कितने समय चलेगी, फिर मुझे इसमें से कितनी चीज़ें आती है। फिर माहौल की बात करें कि पढ़ाई का माहौल कैसा होना चाहिए, तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो इक्वल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए उसका। फिर एडॉप्टेड टीचिंग मेथड्स। फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, या तो कोई थोड़ा पार्ट पढ़े या पूरा पढ़े। जैसे एक तो आप पूरी 10 यूनिट्स पढ़ेंगे और अभी आप एक यूनिट का पार्ट कर करके पढ़ रहे हैं। रिसाइटेशन मतलब आप उसको पढ़ के कितना याद कर पा रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग, आप जब कुछ करेंगे तो फिर रिजल्ट भी आएंगे, नया भी सीखेंगे। फिर मेथड की सुटेबिलिटी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, अभ्यास का वितरण। फिर है अधिगम का वातावरण होगा, कि ऐसा नहीं कि 100 स्टूडेंट्स है और एक ही टीचर है, या ये भी गलत है कि टीचर्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स कम है। तो एक बराबर अनुपात होना चाहिए ना। भौतिक सुविधाएं क्या है, तो भाई आप स्टूडेंट अगर आया है पढ़ने तो उसको प्रॉपर आप फर्नीचर, बैठने की साफ जगह,
शांत वातावरण, अच्छी रोशनी हो, ये नहीं अंधेरे कंजेस्टेड कमरे में आप पढ़ा रहे हो, बदबू आ रही है, सीलन है वहाँ पे, लाइट प्रॉपर नहीं है, तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा क्या? तो लर्निंग का भी एक एनवायरनमेंट होता है ना, कि हम जहाँ बैठे हैं वो हवादार हो वो कमरा, वहाँ रोशनी पूरी आती हो, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट का रेशियो बराबर हो, अच्छे से जो भी चीज़ें, फर्नीचर होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर लिख के दिखा रहे हैं, या पीपीटी शो करनी है तो प्रोजेक्टर होना चाहिए। फिर शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई टीचर ने। अब मान लो योगा पढ़ा रहे हैं और सूर्य नमस्कार पढ़ा रहे हैं, टीचर ने करके तो दिखाया नहीं और बुक से पढ़ा दिया, तो भाई जो चीज़ प्रैक्टिकली करने की है उसे आप कभी भी बुक से नहीं पढ़ा सकते ना, आपको सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। टीचर जब करके दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स उसको फिर खुद करके देखेंगे ना, तो शिक्षण की विधि भी तो सही अपनानी चाहिए। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, तो जो हायर लर्निंग है, उच्च शिक्षा, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ, काफी हायर लर्निंग है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, क्या जरूरत है, तो विषय और विद्यार्थियों के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाई जाती है। एक लेक्चर मेथड होता है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, एक होता है जैसे स्टूडेंट्स ग्रुप बना के आपस में डिस्कस करते हैं, जैसे हमने आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाया, फिर कहा अब आप करिए, अब आपने कुछ गलत किया तो हमने वापस वो पोज दिखाया, फिर हम आपसे कहेंगे अब आप पूरे स्टूडेंट्स ग्रुप में करिए, फिर हम दो दो का पेयर बना के कहेंगे आप इसको चेक कीजिए, इसने कैसा किया, एक दूसरे को करके दिखाओ। तो आपको हमने फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए भी छोड़ा, प्रोजेक्ट बनाने को दिया कि चलो अब कल आप इसका एक वीडियो बना के लाइए, या कोई फोटोज चिपका के सूर्य नमस्कार के पोज की एक स्क्रैप बुक बना के लाइए। तो ये प्रोजेक्ट वर्क देना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, ऐसी बहुत सारी शिक्षण विधियां होती है, टेक्निक्स होती है, तो कहाँ कौन सा मेथड अच्छा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको फॉलो करना वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम इतना ही रखेंगे, इसको आप प्रॉपरली रिवाइज करके आएंगे, कोई भी डिफिकल्टी आती है कल पूछ लेंगे आप। अभी हम शांति पाठ करेंगे, गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल, फिर से गहरी श्वास लेंगे, ओमकार का उच्चारण, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे, धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हरिओम।